हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ, यूपी टेट 2016 का जो साइकोलॉजी के बाल मनोविज्ञान के जो 15 क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लोग जो लास्ट के 15 क्वेश्चन और बच्चे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। और अपनी कंपटीशन की तैयारी, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब रेगुलर रखिए। ठीक है, करते रहिए। और नोटबुक पेन लेके हमेशा बैठा करिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, और जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और टाइम टाइम से रिवीजन करते जाइए, क्योंकि बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं। चाहे आप कम पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, 15 क्वेश्चन हो गए थे, तो 16वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन क्या है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ठीक है, कह रहा है टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक जो होता है, IQ लेवल जिसका 90 से 100 के बीच है, वो किस प्रकार का बालक माना जाएगा। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो ये मैंने कहा था कि आप लोग इसका टेबल पढ़ लीजिएगा। सॉरी, ये क्या हो गया। इसका टेबल पढ़ लीजिए कि क्या होता है। टर्मन के अनुसार जो 90 से 100 के बीच होते हैं वो किस बुद्धि के होते हैं। वो होते हैं सामान्य बुद्धि के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मंद बुद्धि मैंने बताया था ये 70 से 80 के बीच होते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ बुद्धि क्या होते हैं, 140 प्लस होते हैं। क्षीण बुद्धि बहुत ही कम होते हैं, आई थिंक 40-50 के बीच में कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं पता है। तो 140 जो प्लस होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। 140 प्लस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। मंद बुद्धि कौन से होते हैं, जो 70 से 80 के बीच होते हैं जिनका IQ लेवल। और सामान्य बुद्धि क्या होते हैं, जिनका IQ लेवल कितना होता है 90 से 100 या 90 से 110 कभी भी कभी कभी 90 से 110 भी दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि टर्मन ने कौन सा सूत्र दिया था IQ निकालने का। IQ निकालने का मेंटल एज बटे रियल एज इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का IQ लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप घर वाला हॉल मत समझ लीजिएगा। हॉल एक मनोवैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम है स्टेनले हॉल। ठीक है, तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरण की भूमिका की, मूल्यों का विकास की, किशोरों का मनोविज्ञान की। तो ये हमको पता है कि जो स्टेनले हॉल थे इन्होंने किसका दिया था, किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या की थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था इस किशोरों के लिए कि किशोरावस्था तूफान संघर्ष नहीं संवेग तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, कुछ ऐसे ही। मतलब इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में, किशोरों में क्या होता है कि तूफान मतलब कि बहुत गुस्से वाले, बहुत क्रोध वाले, तूफान के जैसे चलने वाले, मतलब किसी की बात ना सुनना, ये सारी आदतें होती हैं। इस तरह के उनके अंदर गुण होते हैं। ठीक है, तो हॉल ने यही बताया था। उन्होंने इसी पर एक स्टेटमेंट भी दिया था कि किशोरावस्था तूफान एवं संघर्ष की अवस्था, कुछ ऐसे ही था। ठीक है, तो उन्होंने किसके ऊपर व्याख्या की थी, किशोरों पर। तो किशोरों के मनोविज्ञान पर आधारित है। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 नंबर है हमारा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, तो मनोलैंगिक विकास किससे संबंधित है, कमेनियस से, हॉल से, हॉलिंगवर्थ से, फ्रॉयड से। तो हमारे मनोलैंगिक विकास से कौन सा संबंधित है, फ्रॉयड। फ्रॉयड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे फ्रॉयड आ गए हैं तो मैं कुछ बता दे रही हूँ फ्रॉयड के बारे में। जैसे इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इनके सिद्धांत को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं, सॉरी, मनोविश्लेषण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। अगर पूछा जाए कि इन्होंने मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने फ्राइड के अनुसार मस्तिष्क को 3 भागों में इन्होंने बांटा है, इदम, अहम, पराहम। ठीक है, अचेतन मन, चेतन मन तथा अवचेतन मन, 3 भागों में। अगर पूछा जाए कि दमन का सिद्धांत किसने दिया है, तो फ्रॉयड ने दिया है। पूछा जाता है कि थनाटोस इराटोस सिद्धांत किसने दिया है, फ्रॉयड ने दिया। तो सिगमंड फ्रॉयड इनका पूरा नाम है। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे बातें इनके बारे में है। तो हम लोग किसी दिन इनके लिए अलग से टॉपिक लेके फिर उसको मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, फ्राइड संबंधित, मनोलैंगिक विकास से कौन संबंधित है,
फ्रायड, इन्होंने ही मतलब महत्व दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था सिगमंड फ्रायड ने, नहीं। वॉटसन ने, नहीं। ये बिहेवियर थे, बिहेवियर पर सिद्धांत ने। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके अधिगम का सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषक सिद्धांत दिया है। तो बच्चे कौन हमारे पास, एक ही बच्चे, विलियम उंट इनको कहते हैं। डब्लू उंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डब्लू उंट लिखा है। इनका पूरा नाम क्या था, विलियम उंट। इन्होंने क्या, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ की थी, 1879 में, ठीक है, 1879 में जर्मनी के सिप्सिंग में। कहाँ की थी, जर्मनी के सिप्सिंग में। मैं बोल रही हूँ, आप लोग को भले लिखा हुआ ना समझ में आया, लेकिन बोला हुआ तो समझ में आ रहा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना डब्लू उंट द्वारा जर्मनी के सिप्सिंग में की गई थी। कब की गई थी, 1879 में। कब, 1879 में। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, जर्मनी के सिप्सिंग में। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जर्मनी के सिप्सिंग में विलियम उंट द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। फ्रांज ब्रेंटॉनो ने, मैक्स वर्दीमर ने, एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, मैक्स वर्दीमर, ठीक है। यही है जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। कभी कभी पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद से कौन संबंधित नहीं, जैसे 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए गए, पूछा गया तीन है और एक नहीं है, तो पूछ लिया गया कौन इनमें से गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। या तो 4 में से एक किसी को दे दिया, एक ही दे दिया गया गेस्टाल्टवाद का, कह दिया गया कि इनमें से कौन से गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, ठीक है। तो जो फेमस है 3, मैं उनके बता देती हूँ, 3 ही है गेस्टाल्टवाद से, कोहलर, कोफका, ये इनके शॉर्ट नाम है, पूरे नाम कोहलर, कोफका और वर्दीमर। ये तीनों किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से, ठीक है। कोहलर, कोफका और वर्दीमर, मैंने इनको ऐसे ही याद किया है, कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये तीनों किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स वर्दीमर क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने वाले हैं, तो इनका नाम मैक्स वर्दीमर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से, सृजनात्मकता से। तो संघनन का संबंध किससे है, स्मृति से, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। संघनन है क्या, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है, मतलब यह एक मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। संघनन है क्या, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो धारण की गई विषय, जो भी वस्तु मतलब पहले उसने सीख ली है, उसका पुनः स्मरण करके चेतना में लाके उसे याद करके उसका फिर से प्रयोग करता है, क्या संघनन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या स्मृति की बात कर रहे हैं, तो स्मृति से ही संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, व्यवहारवादियों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है, गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है, गेस्टाल्टवादियों का। क्यों, देखिए क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है, कुर्ट लेविन ने, ठीक है, किसने दिया है, कुर्ट लेविन। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, कुर्ट लेविन ने, कभी कभी कर्ट लेविन भी लिखा रहता है, तो फिर भी आप समझ जाएंगे, इतना तो कॉमन सेंस है, कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन जो भी दे रहा है। तो क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया, कुर्ट लेविन ने दिया है, और कुर्ट लेविन किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवादियों से, ठीक है। ये गेस्टाल्टवादियों से प्रभावित थे, ठीक है, उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, मतलब उन्हीं, ये गेस्टाल्टवादियों में जैसे कि इनसे प्रेरणा लेके, उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है, इसलिए क्षेत्र सिद्धांत का किस वर्ग में योगदान है, गेस्टाल्टवादियों में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 23 का, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है।
कभी कभी मैं बोलने में मतलब नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, सीख रही हूँ धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि सुधार आ रहा है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब कुछ आ गया है, ठीक है। लेकिन आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, रुचि के, बुद्धि के, या अभिक्षमता के? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षण, मतलब भाटिया बैटरी एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण पर प्रयोग किया था, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का मतलब ये है कि बुद्धि को, किसी की बुद्धि को मापने के लिए उन्होंने बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। किस सन में? 1953 में। 1953 में भाटिया बैटरी जी ने बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया था, या कह सकते हैं बुद्धि परीक्षण को तैयार किया था, ठीक है। इनके 5 मतलब किसी भी व्यक्ति के बुद्धि मापने के लिए इन्होंने 5 उप परीक्षण बताए हैं, ठीक है। 5 उप परीक्षण बताए हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति की स्मृति को माप सकते हैं। मतलब ये अगर पूछा जाए कि भाटिया बैटरी किसके परीक्षण के लिए, मतलब किसके परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के लिए। अगर हम कहें बुद्धि को परीक्षण करने के लिए उन्होंने 5 उप परीक्षण बताए कि किस किस प्रकार से हम बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ, बोल देती हूँ। लिखने में तो शायद ना लिख पाऊँ, लिख भी दूँगी, लेकिन शायद आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको देखिए। 5 परीक्षण कौन कौन से हैं? पैटर्न ड्राइंग टेस्ट क्या है? पहला क्या है? पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, मतलब किसी बच्चे को कॉपी पेन दे दिया गया, उस पर कहा गया कि पैटर्न, मतलब यहाँ पे ड्राइंग कीजिए, ठीक है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट परीक्षण, ठीक है। दूसरा है हमारा कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है चित्र परीक्षण विधि, चित्र परीक्षण, ठीक है। चौथा क्या है? चित्र परीक्षण का मतलब किसी बच्चे को दे दिया गया चित्र कि वो उसकी बुद्धि कितनी काम करती है। आपने कहा कि आप अपने हिसाब से एक चित्र बनाइए, या किसी का चित्र दे दिया गया तो उस चित्र के हिसाब से उसका IQ लेवल चेक करना। फिर क्या? अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग टेस्ट, ठीक है। पांचवा है स्मृति का, लाइट चली गई है तो मुझे ये ऑन करना पड़ा, ठीक है। तो पांचवा क्या है हमारा? मैं लिखूँगी कैसे, एक सेकेंड में मोबाइल घुमा देती हूँ। पांचवा का क्या है? स्मृति सॉरी, पांचवा यहाँ पे जगह नहीं, मैं लिख देती हूँ फिर से। हाँ, अंकों के लिए स्मृति परीक्षण, ठीक है। तो मैंने 5 बता दिए हैं। कौन कौन से 5 परीक्षण? पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, चित्र निर्माण, और उसके बाद अलेक्जेंडर का पास एलॉन्ग टेस्ट, और 5वां है अंकों के लिए तत्काल स्मृति, ठीक है। तो ये 5 उप परीक्षण दिए गए हैं। इनको पूरा समझाने बैठूंगी तो आधा घंटा इसी में चला जाएगा, तो फिर हम इसको जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को व्याख्या कर दे रही हूँ। नौवा नहीं, एक्चुअली अब हमको ऊपर जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरी PDF ना लगाने में आगे पीछे हो गई है, तो हम लोग 24 पे आ गए, ठीक है। 24 पे क्या है हमारा? हाँ, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? हल ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, या वॉटसन ने दिया है? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है हमारा? ये स्किनर साहब ने दिया है। तो स्किनर क्या हो जाएगा हमारे? राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम BF स्किनर, ठीक है। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। और क्या नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। और पूछा जाए कि RS सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है, ठीक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। चूहे पर प्रयोग करके उसके बिहेवियर का अध्ययन, उसके व्यवहार का अध्ययन करके अधिगम का सिद्धांत दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या, जैसे यहाँ पे हम बात करें थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया? बिल्ली पर प्रयोग करके इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। जैसे भूल एवं
भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो कई अलग अलग नाम। जैसे वॉटसन की बात करें तो इन्होंने क्या व्यवहार पर आधारित, व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, बिहेवियर से, व्यवहार पर आधारित अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी चीज़ को करते करते हमारे व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है तो क्या हम उस चीज़ को सीख लेते हैं, वो लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्या है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श का सिद्धांत का नहीं, समूह कारक सिद्धांत का नहीं, फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइट सिद्धांत का नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का अगर पूछा जाए, इनके और सिद्धांत क्या है? त्रितंत्र सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, इनका हमेशा पूछा जाता है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? कह रहा 8 वर्ष की मानसिक आयु 10 वर्ष की है। ठीक है, 8 वर्ष। ठीक है, रियल एज उसकी कितनी है? 8 वर्ष है। मेंटल एज कितनी है उसकी? 10 वर्ष। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या था? मेंटल एज कितनी है हमारी? 10 वर्ष है। और रियल एज कितनी है हमारी? 8 वर्ष है। तो आई की लेवल का सूत्र हमें पता है, मेंटल एज बटे रियल एज। मैं यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो काटना पड़ेगा। तो आई की लेवल कैसे हम निकालेंगे? मेंटल एज ऊपर रहेगी 10, रियल एज 8, फिर यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे, काटेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। ठीक है, तो 25 और गुणा 5, 25 पंचे 125। तो आई क्यू कितना आ जाएगा हमारा? 125 आ जाएगा। तो एक 4th नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। ठीक है, आपको IQ लेवल का सूत्र लगा देना है IQ का, उसके बाद आंसर निकल आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमस का सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मानता है? जेम्स लैंग का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग का सिद्धांत हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके अनुसार क्या थे? ये मानते थे, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो जिन्होंने दिया वो ये मानते थे कि ज़्यादातर भावनात्मक या अनुभव जो होता है वो शारीरिक बदलावों के कारण ही होता है। ठीक है, जो मनोलैंगिक मतलब कि क्या संवेगात्मक अनुभव है, जो संवेगात्मक व्यवहार है वो क्या है? हमारे शारीरिक अनुभवों, शारीरिक बदलावों के कारण, भावनात्मक बदलावों के कारण ही हमारे शरीर में आता है। ठीक है, तो जेम्स लैंग का सिद्धांत किसने दिया है? 28 नंबर। जेम्स लैंग दिया नहीं, मतलब जेम्स लैंग सिद्धांत से संबंधित है, उस पर आधारित है संवेग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। नहीं, कुंठा होगा, कुंठा होगा। ठीक है, जब हम किसी कार्य को कर रहे हों या किसी कार्य को करने के इच्छुक हों और उस पर कोई रुकावट आ जाए तो क्या हो जाता है? वहाँ पे कुंठा आ जाता है, कुंठा का भाव आ जाता है, मतलब हम कुंठित हो जाते हैं। जैसे गांव घर में बोलते हैं ना सब लोग, मम्मी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मन कुंठित हो गया, मतलब इस चीज़ से मन कुंठित हो गया। बार बार उसी चीज़ में रुकावट आ रही, वो चीज़ हम करना चाह रहे हैं लेकिन बार बार वो चीज़ नहीं हो पा रही, तो क्या हो जाता है? हमारा मन कुंठित हो जाता है, मतलब मन विचलित हो जाता है, ये कह सकते हैं। उस चीज़ को करने का फिर मन नहीं करता। तो क्या होता है? इस संवेगिक तनाव को कुंठा कहते हैं। अगर हम द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व क्या होता है कि जब हमें दो चीज़ों में दुविधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कोई चीज़ में सही गलत का हमें विचार करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं। कि मान लीजिए हमारे सामने क्या है? रसगुल्ला भी रखा हुआ है और क्या रखा हुआ है? छेना भी रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें दोनों ही बहुत पसंद, तो हम वहाँ पे क्या
कन्फ्यूज हो जाएंगे, मतलब कि हम वहाँ पे हमें हमारे दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा कि उसमें से ये भी ऑप्शन है कि हमें एक ही खाना है, चाहे उसको खाएं चाहे उसको खाएं। तो वहाँ पे क्या द्वंद्व की स्थिति आ जाएगी कि हम किसको, आप सोचेंगे इसको खाऊं या उसको खाऊं, मतलब द्वंद्व की स्थिति आ जाए, आप किसी एक को नहीं चूज कर पाएंगे इतनी आसानी से। ठीक है। चिंता कब आती है? चिंता जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब हमें क्या चिंता उत्पन्न होती है। चिंता कब पूछा जाता है कि चिंता की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो क्या है? चिंता है। तनाव क्या है? तनाव चिंता तो एक ही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। 30 का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, वो क्या है? ठीक है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। तो कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास से संबंधित, मैंने पीछे भी जो प्रैक्टिस करवाए है उसमें मैंने बताया कि कोहलबर्ग किससे? नैतिक विकास से संबंधित, नैतिकता से संबंधित है। तो नैतिक विकास का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है। भाषा विकास से कौन? चॉम्स्की संबंधित है, मैंने बताया था। भाषा विकास से कौन? चॉम्स्की फेमस, चॉम्स्की को भाषा का जनक कहा जाता है, इसे मैंने बताया था, पीछे भी पढ़ाया है। ठीक है। तो कोहलबर्ग किससे संबंधित है? हमारे नैतिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो आज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों ने जो 2016 में साइकोलॉजी के बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आए थे, हमने 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए। आज 2016 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए लेक्चर के साथ, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।